एबीसी एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका फिर से स्वागत है। इससे पहले हिंदी व्याकरण की कक्षा में हमने दो वर्णमाला से संबंधित लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है, जिसमें स्वरों का वर्गीकरण, व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक। अब जो कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें बचती हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में बहुत बार यहाँ से क्वेश्चंस आए हैं, तो ये जो टॉपिक आज स्टार्ट होगा ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, तो कुछ चीज़ें बची हैं, कुछ वर्गीकरण बचे हैं अभी वर्णों का। वो किस आधार पर वर्गीकरण है आपको यहाँ पर सबसे पहला दिख रहा है, घोषत्व के आधार पर, ठीक है, लिखा है यहाँ पर घोषत्व के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। सबसे पहले हमें क्या समझना है, ये घोषत्व होता क्या है, या घोषत्व शब्द बना है घोष से, है ना। घोष का शाब्दिक अर्थ होता है नाद, नाद या कह लीजिए कंपन, ठीक है। यानी जिन वर्णों के उच्चारण में कंपन होता है उन्हें क्या कहा जाएगा, सघोष वर्ण, और जिनके उच्चारण में कंपन नहीं होता है उन्हें कहा जाएगा अघोष, या इसे सिर्फ घोष भी कह दिया जाता है। तो आपको थोड़ा सा चीजें ध्यान रखनी है। सघोष या घोष वर्ण कौन से हुए, जिनके उच्चारण में कंपन होता है, ठीक है, जिनके उच्चारण में कंपन होता है क्या कहलाएंगे, सघोष या घोष वर्ण। परिभाषा इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, शाब्दिक अर्थ सबको समझ में आता है। बट ये जो वर्ण यहाँ पर लिखे गए हैं, कौन कौन से वर्ण हैं जो सघोष होंगे, कौन कौन से वर्ण हैं जो अघोष होंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम सघोष वर्णों की बात करें तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण। यानी अगर क वर्ग की बात करें तो ग, घ, ग। अगर आप गौर भी करोगे तो तीसरे, चौथे, पांचवें वर्ण में आपका क्या होगा, यहाँ पर स्वर तंत्री लगाया, यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में कंपन होता है, ग, घ, ग। आप लोग खुद से भी थोड़ा सा ट्राई कर सकते हो, चीजें आसान हो जाएंगी समझने के लिए, ठीक है। तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, 3, 4, 5, इसे नंबर के फॉर्म में लिखोगे तो आसानी से आपको याद रह जाएगा, ठीक है। य, र, ल, व, ह। य, र, ल, व, ये कौन से वर्ण हुए भाई, इससे पहले हम देख चुके हैं, अंतस्थ वर्ण, ठीक है। य, र, ल, व, और ह को आपको याद रखना है। ह किसके अंतर्गत आता था, आपके ऊष्म वर्णों के या ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आता था, ठीक है। और एक चीज और यहाँ पर बहुत विशेष आपको ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट, सभी के सभी स्वर क्या होते हैं, सघोष होते हैं या घोष वर्ण। अघोष की अगर बात करें तो जिन वर्णों के उच्चारण में कंपन नहीं होता है क्या कहलाएंगे, अघोष वर्ण कहलाएंगे। और प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा वर्ण, यहाँ तीसरा, चौथा, पांचवा था सघोष में, तो जो छूटे हुए वर्ण हैं वो कौन से हैं, प्रत्येक वर्ग के पहला और दूसरा वर्ण, ठीक है। बाकी ऊष्म वर्णों में स, 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 आप उच्चारण भी करके देखो तो यहाँ पर कंपन नहीं होता है स्वर तंत्रियों में, तो ये स, स, स ऊष्म व्यंजन। अब यहाँ पर ये हा केवल एकमात्र ऐसा ऊष्म वर्ण है जो किसके अंतर्गत आता है, सघोष के अंतर्गत आता है। तो ये थोड़ा सा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आपको ये अलग से नोट करके देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो सघोष और अघोष, जिन वर्णों के उच्चारण में कंपन होता है वो सघोष कहलाते हैं, जिनमें कंपन नहीं होता है अघोष कहलाते हैं। और हमने देख लिया तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण प्रत्येक वर्ग का सघोष है, और पहला, दूसरा प्रत्येक वर्ग का वर्ण अघोष कहलाएगा। बाकी आपके य, र, ल, व, ह सघोष है, जबकि स, स, स अघोष है, ठीक है। और सभी स्वर क्या है,
सघोष कहलाते हैं। स्वर स से स्टार्ट होता है, सघोष स से स्टार्ट होता है, आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ये वर्णों के नाम आपको याद रखने हैं, इन्हें 2 3 4 बार रिपीट करोगे तो आपको आसानी हो जाएगी याद रखने। नेक्स्ट है प्राणत्व के आधार पर, ठीक है। प्राणत्व की बात करें तो यहां पर एक शब्द आपको नजर आ रहा है प्राण। प्राण का मतलब होता है वायु, ठीक है। प्राणत्व के आधार पर अगर हम देखें तो ये वायु की मात्रा के आधार पर है, ठीक है। 2 प्रकार के देखेंगे, अभी पीछे हम स्लाइड देखेंगे तो अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प का मतलब होता है कम, महा का मतलब अधिक, ठीक है। तो अल्प प्राण वर्ण कौन से हुए? जिनके उच्चारण में अधिक वायु निकलती है, सॉरी अल्प प्राण है ना, जिनके उच्चारण में अल्प है तो कम, ठीक है। जिनके उच्चारण में कम वायु निकलती है वो अल्प प्राण कहलाएंगे, और महाप्राण क्या हो जाएगा? अधिक वायु निकलती हो। जिनके उच्चारण में अधिक वायु निकलती है क्या कहलाएंगे? महाप्राण कहलाएंगे, ठीक है। तो परिभाषा आपको थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है। ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जब हम वर्णों को देखेंगे कि अल्प प्राण में कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण, इसको आप लिख सकते हो 1 3 5। अल्प प्राण वर्ण कौन कौन से हैं? प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण। और इसके साथ साथ य, र, ल, व, ये कौन से वर्ण कहलाते हैं आपके? अंतस्थ वर्ण। कौन से वर्ण है? अंतस्थ वर्ण। तो ये हो गया आपका अल्प प्राण। और महाप्राण के अंतर्गत देखो 1 3 5 है ना, इसे याद रखने का एक और तरीका भी है। सबसे छोटी विषम संख्या 1 है, उसके बाद 3, फिर 5 है ना, तो इस तरीके से याद रख लेना। महाप्राण प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है? महाप्राण कहलाता है। और जितने भी आपके ऊष्म व्यंजन हैं, ऊष्म व्यंजन आपके किस कैटेगरी में आएंगे? ऊष्म व्यंजन महाप्राण की कैटेगरी में आएंगे, ठीक है। तो आपने देख लिया अभी सघोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण। चलिए, तो ये परिभाषा थोड़ा सा आपको याद रखनी है। अब यहां पर थोड़ा सा बैक जाएंगे, अगर हमने सघोष देखा, सघोष वर्ण देखे, इसके साथ ही हमने कौन कौन से वर्ण देखे? अघोष वर्ण देखे, ठीक है। साथ ही हमने अल्प प्राण भी देख लिए और महाप्राण भी देख लिए, ठीक है। थोड़ा सा अगर ध्यान हो आप लोगों को, सघोष में हमने कौन कौन से वर्ण देखे थे भाई? वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, ठीक है। अघोष में कौन सा वर्ण देखा था? पहला, दूसरा वर्ण, ठीक है। अघोष में कौन से देखे थे? पहला और दूसरा वर्ण। अल्प प्राण में कौन सा देखा था? थोड़ा सा आपको ये रिवाइज करने के लिए आसानी हो जाएगी। अल्प प्राण में कौन सा देखा था? पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण। और महाप्राण में कौन सा देखा था? दूसरा और चौथा, ठीक है। एक चीज तो आपको याद रखनी है। दूसरा, सघोष के अंतर्गत हमने देखा था य, र, ल, व और ह भी इसमें इंक्लूडेड था, ठीक है। अघोष में क्या देखा था? स, और तीनों प्रकार के जो स है। अल्प प्राण, ठीक है। अल्प प्राण के अंतर्गत हमने क्या देखा था?
य, र, ल और व। और महाप्राण में हमने क्या देखा था? श, और अ। एक और चीज यहां पर देखी थी, सगोश में क्या थे भाई? सभी स्वर क्या होते हैं? सगोश होते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम यहां नहीं है, प्रॉब्लम आप ये सब याद कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। प्रॉब्लम कहां पर है कि अगर आपसे पूछ लिया जाए निम्न में से सघोष अल्प प्राण, देखो कुछ कंडीशन बनेगी ना, सघोष और अल्प प्राण ध्वनिया या वर्ण कौन से हैं? तो जो सघोष भी हैं और अल्प प्राण भी हैं। तो यहां सघोष में अगर आप देखोगे और अल्प प्राण में देखोगे तो एक चीज तो आपको यहां से दिखेगी, 3 कॉमन दिख रहा है सघोष और अल्प प्राण में, 3 कॉमन है। तो तीसरा वर्ण, इसको आप इस तरीके से ध्यान रखना, मैं यहां पर पूरा लिख दे रहा हूं, वर्ग का तीसरा वर्ण। एक तो यह हो गया, प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ण क्या होगा? सघोष भी होगा और अल्प प्राण भी होगा। ठीक है, और साथ ही साथ अगर यहां से देखें सघोष य, र, ल, व, और यहां पर भी है य, र, ल, व, है ना, तो मैं सीधा लिख दे रहा हूं इन्हें अंतस्थ वर्ण, य, र, ल, व। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या बनेगी? सघोष महाप्राण, सघोष महाप्राण। तो सघोष चौथा पांचवा है ना, और यहां पर महाप्राण में देखो चौथा वर्ण, तो यहां से 4 कॉमन आ गया है ना, यानी वर्ग का कौन सा वर्ण हो जाएगा? चौथा वर्ण। ये इंपॉर्टेंट है, आपके पास जो सबसे मुश्किल सवाल बनेगा वो यहां से बनेगा, दोनों में से सघोष अल्प प्राण पूछ लिया जाएगा, सघोष महाप्राण ऑप्शन दे देगा तो दिक्कत होगी, है ना। तो आपको ये थोड़ा सा ये ओवरव्यू इस तरीके से इसे याद रखना है। ठीक है, इतना हो गया। और यहां से सघोष में आपने देखा क्या था? ह, और यहां महाप्राण में देखिए क्या है? ह। तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट दूसरी कंडीशन क्या बनेगी? अघोष अल्प प्राण, अघोष अल्प प्राण वर्ण कौन कौन से हैं? तो अघोष 1 2, अल्प प्राण 1। यहां कॉमन क्या है? 1, यानी वर्ग का पहला वर्ण। ठीक है, और इसके साथ यहां कोई कॉमन नहीं है, तो आपको ध्यान रखना है अघोष अल्प प्राण कौन से होंगे? वर्ग का पहला वर्ण। और अगर हम बात करें अघोष महाप्राण, अघोष महाप्राण की अगर बात करें तो अघोष ये है, महाप्राण ये है, कॉमन क्या बचा यहां पर? 2, कॉमन क्या बचा? 2, यानी दूसरा वर्ण। ठीक है, साथ ही यहां पर अगर आप देखोगे अघोष और महाप्राण की बात कर रहे हैं तो ये और ये कॉमन है तीनों, है ना, तीनों सौ क्या है? कॉमन है। क्लियर? चलिए, सघोष अल्प प्राण, सघोष अल्प प्राण, सघोष अल्प प्राण तीसरा वर्ण। अच्छा, यहां पर एक चीज मिस्टेक हो गई, 5वां वर्ण भी है। ठीक है ना, तीसरा, और यहां पर आप देख लेना तीसरा 5वां वर्ण भी छूट गया था। चलिए, तो कहने का मतलब है इसे रट्टा नहीं मारना है, इसे याद नहीं करना है, लिख दे रहा हूं यहां पर नोट। ठीक है ना, इसे याद नहीं करना है, याद किसे रखना है? याद ये टेबल आपको याद रखनी है। तो ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये टेबल आपके पास होगी बनी हुई, एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो इसे बनाने में कितना टाइम लगेगा? 1 मिनट भी नहीं लगेगा। ठीक है ना। प्रॉब्लम क्या है, बच्चे क्या सोचते हैं हिंदी हो जाती है, हिंदी व्याकरण हो जाती है ना,
तो बट अभी कुछ समय से जो पेपर आप लोग देख रहे हो, ठीक है, वहाँ पर हिंदी में बच्चों के या तो 10 नंबर आ रहे हैं, 11 नंबर, ज़्यादा से ज़्यादा 12 या 13 नंबर, है ना। तो वो जो 5-6 नंबर का जो लैक हो रहा है सिलेक्शन में, वो कहाँ से हो रहा है? हिंदी की वजह से ही हो रहा है। तो हिंदी को थोड़ा सा बहुत अच्छे ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। दूसरी चीज, व्याकरण है, रट्टा मार के नहीं आएगी, है ना। कोशिश कितनी भी कर लीजिए, 2 महीने पढ़िए, 3 महीने पढ़िए, 4 महीने पढ़िए, बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। अगर 2 या 3 महीने का आप लोगों ने गैप दे दिया तो फिर से भूल जाओगे, बहुत कन्फ्यूजन है। तो जिस प्रकार से रीजनिंग है ना, वैसे ही हिंदी व्याकरण भी है। आपको रट्टा मारने की आवश्यकता नहीं है, कॉन्सेप्ट बनाते हुए चलोगे तो आपको कोई समस्या नहीं होने वाली है। तो हिंदी व्याकरण का सबसे इंपॉर्टेंट या मूल मंत्र कह लीजिए, वो क्या है? आपको बार बार चीजें रिवाइज करनी पड़ेंगी, है ना, और कॉन्सेप्ट को पकड़कर चलना पड़ेगा, तब जाकर आपके समझ में ये सारी चीजें अच्छे से आएंगी, ठीक है। आसान नहीं है, बिल्कुल भी आसान नहीं है, बट बहुत मुश्किल भी नहीं है ना। बार बार प्रैक्टिस करोगे तो चीजें हो जाएंगी, ठीक है ना। बस ये टेबल आप लोग याद रख लेना, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। 3-4 बार प्रैक्टिस करो इसे बनाने की, ठीक है। तो यहाँ से रिलेटेड कोई भी मुश्किल सवाल जो होगा वो आसानी से आप लोग कवर कर सकते हो, ठीक है। तो इसका थोड़ा सा स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसे नोट डाउन भी कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्यंजन वर्णों का उच्चारण स्थान, ठीक है। अब कई बार क्वेश्चन क्या पूछ लिया जाता है, इन वर्णों में से कोई सा भी एक वर्ण उठाकर आपके पास एग्जाम में दे दिया जाएगा और कह दिया जाएगा कि इसका उच्चारण स्थान बताइए, ठीक है। तो ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं कि क वर्ग, ये क ख ग घ है ना, क वर्ग से संबंधित है, ठीक है। क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। मैंने आपको कहा था कि इससे संबंधित कुछ फॉर्मूले हैं, सूत्र हैं, मैं अंत में वो सारे सूत्र लिखाऊंगा, उन्हें एक्सप्लेन करके आपको बताऊंगा, ठीक है। बट फिलहाल के लिए जो पहले डिस्कस कर दिया जा चुका है उसे फिर से एक बार रिवाइज कर लीजिए कि क वर्ग, क का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। जब मैंने आपको अंतस्थ वर्ण पढ़ाए थे तो ह का उच्चारण स्थान भी बताया था, इसका उच्चारण स्थान क्या है? इसका भी कंठ है। तालु, च वर्ग, च वर्ग का उच्चारण स्थान तालु यानी च छ ज। मूर्धा, ट वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा। त वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? दंत। प वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ। और ये जो अनुनासिक वर्ण है, ठीक है, इन्हें हम क्या कहते हैं? अनुनासिक वर्ण। ये मैं पहले डिस्कस भी कर चुका हूं। अनुनासिक वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होता है? नासिका। और इन जनरल अगर आपसे पूछ लिया जाए, ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं क्या है? क, च, ट, त और प वर्ग से संबंधित भी हैं, है ना। बट इनको अलग से कैटेगरी में हम इसलिए रखते हैं क्योंकि इनके उच्चारण में नासिका की अधिक मात्रा में सहायता ली जाती है, तो इसे अनुनासिक वर्ण कहा जाता है। इन 5 वर्णों को, प्रत्येक वर्ग का अंतिम वर्ण है ये ग, य, ण, न और म, ठीक है। तो इनका उच्चारण स्थान नासिका, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। तो दंतोष्ठ, दंत और ओष्ठ, मैंने अंतस्थ वर्ण में भी इसका उच्चारण स्थान बताया है जब आपको पढ़ाया था पिछले लेक्चर में, ठीक है। तो दंतोष्ठ, व वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? दंतोष्ठ है। तो इसको भी नोट कर लेना, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां से कोई सा भी वर्ण आपसे पूछ लिया जाएगा और कहा जाएगा कि इनका उच्चारण स्थान बताइए। चलिए अब थोड़ा सूत्र की बात कर लेते हैं, है ना। मैंने आपको कहा था कि कुछ सूत्र हैं, जिन सूत्रों की मदद से, इन सूत्रों की मदद से हम क्या कर सकते हैं?
हम किसी भी स्वर वर्ण चाहे व्यंजन वर्ण हो उनके उच्चारण स्थान के बारे में पता कर सकते हैं। तो पहला सूत्र है ध्यान से देख लेना इसे, अकुह विसर्जनीयानाम कंठ, अकुह विसर्जनीयानाम कंठ, अकुह विसर्जनीयानाम कंठ। अगर प्रॉपर वर्णों का उच्चारण स्थान आप याद रख सकते हो तो इसे याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अदरवाइज अगर वो याद नहीं रख सकते हो तो ये कुछ ना कुछ तो याद करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो इसे एक्सप्लेन करें अगर, तो इसका मतलब है अ के साथ साथ हम किसको भी ले लेंगे, आ, आ क वर्ग हमने अभी देखा था, क वर्ग किससे संबंधित है, कंठ से संबंधित है। ह का उच्चारण स्थान भी हमने देखा था, अ से आ, कु क वर्ग को डिनोट कर रहा है, ह विसर्ग क्योंकि ये थोड़ा संस्कृत से संबंधित है ना, तो आपको ध्यान रखना है। विसर्ग अंग अयोग वा में भी हमने देखा था विसर्ग। ठीक है, तो क वर्ग ह और विसर्ग, इनका उच्चारण कहां से होता है, कंठ से होता है। इनका उच्चारण कंठ से होता है। तो एक बार इसे बहुत अच्छे से देख लीजिए, अकुह विसर्जनीयानाम कंठ, क वर्ग ह और विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट दूसरा, इचुयसानाम तालु, इचुयसानाम तालु। अब यहां पर देखिए ई, ये जो ई है छोटी और बड़ी ई दोनों को डिनोट कर रहा है। ठीक है, इसके बाद च पे ऊ की मात्रा, जैसे यहाँ क पे ऊ की मात्रा था क वर्ग को डिनोट कर रहा था, है ना, वैसे ही ये किसको डिनोट कर रहा है, च वर्ग को, यानी ई च वर्ग। इसके बाद देखिए यहां पर य, ई च वर्ग य, ये श इसका नाम ही क्या है, तालव्य श। ठीक है, इन सभी वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है, तालु है। इचुयसानाम तालु, ई च वर्ग य और स, इसका उच्चारण स्थान क्या है, तालु है। ठीक है, क्लियर हो गया इतना। नेक्स्ट तीसरा, ऋतु रसाणाम मूर्धा, ऋतु रसाणाम मूर्धा, ऋतु रसाणाम मूर्धा। स्वर में हमने देखा री है ना, तो री का उच्चारण स्थान इससे क्या हो जाएगा, ट वर्ग। मैंने कहा था री में र कहीं ना कहीं उच्चारित हो रहा है, तो र का उच्चारण स्थान भी मूर्धा होगा। र के बाद इस स का नाम ही क्या है, मूर्धन्य स है। ठीक है, तो इन वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धा है। ठीक है, ऋतु लसानाम दंता, नेक्स्ट क्या है, ऋतु लसानाम दंता। इस संस्कृत में लिरी क्या हो, लिरी वर्ण होता है ना संस्कृत में। ठीक है, लिरी तवर ल और स। ठीक है, इनका उच्चारण स्थान क्या होगा आपका, दंत होगा। ऋतु लसानाम दंता। यहां तक कोई समस्या होगी तो आप एक बार रिवाइंड करके देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट 4 तक हमने देख लिया।
उपपद्यमानीयानाम ओष्ठ, उपपद्यमानीयानाम ओष्ठ, यानी ये किससे संबंधित है भाई? उ, यानी उ और उ को इंगित कर रहा है। उ मतलब प वर्ग को इंगित कर रहा है, ठीक है। यानी उ प वर्ग का जो उच्चारण स्थान है वो क्या है आपका? ओष्ठ है, ठीक है। तो 5 वर्ग हो चुके हैं कंप्लीट। पांचों वर्गों का क्या देखना है हमें? उच्चारण स्थान। अगर आपको सूत्र याद रखना है तो सूत्र से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। एक फॉर्मूला है यंग गणनाम नासिका, यंग गणनाम नासिका, यानी ये किसकी बात कर रहा है? ये बात कर रहा है वर्ग के पंचम अक्षरों की। वर्ग के पंचम अक्षर जो भी हैं, ठीक है, उनका उच्चारण स्थान क्या होगा आपका? नासिका होगा, ठीक है। ध्यान रखना है यंग गणनाम नासिका। जिन्हें वर्णों का उच्चारण स्थान याद नहीं हो रहा है वो ये याद रख सकते हैं, बट थोड़ा मुश्किल है ना, संस्कृत भाषा से संबंधित है, बट फिर भी अगर 2-4 बार प्रैक्टिस करोगे तो ये कंप्लीट हो जाएगा। 7वां, ए दैतो कंठ तालु, क्या लिखा है? ए दैतो कंठ तालु। और हमने देखा था कंठ और तालु किसका उच्चारण स्थान है? ए और आई का। ए और आई का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ तालु। ओ दौतो कंठोष्ठ या कंठोष्ठम, ओ दौतो कंठोष्ठम, यानी ओ और औ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ ओष्ठ, ठीक है। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। और एक और फॉर्मूला है यहां पर, वकारस्य दंतोष्ठम, वकारस्य दंतोष्ठम, यानी व वर्ण का जो उच्चारण स्थान है वो क्या है? दंत ओष्ठ है। व वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? दंत ओष्ठ, ठीक है। तो ये कुछ 8-9 फॉर्मूले हैं, ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अगर इस तरीके से याद रखना है तो इस तरीके से याद रख लीजिए, अदरवाइज वर्णों का उच्चारण स्थान स्वरों का अलग से लिखा दिया है, व्यंजन वर्णों का पहले अलग से बता दिया है, ठीक है। आप उस तरीके से भी इसे याद रख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अभी तक हमने वर्णमाला से संबंधित मैक्सिमम चीजें यहाँ पर कवर कर ली हैं। कुछ चीजें जो आपको याद रखनी है नोट कर लीजिएगा अलग से, ठीक है। आगत वर्ण या आगत ध्वनियां, आगत वर्ण या आगत ध्वनियां कौन सी हैं? आगत वर्ण का मतलब क्या है? वे वर्ण जो विदेशी भाषाओं से, वे वर्ण जो विदेशी भाषाओं से हिंदी भाषा में प्रयोग किए जा रहे हैं। वे वर्ण जो विदेशी भाषाओं से हिंदी भाषा में प्रयोग किए जा रहे हैं क्या कहलाते हैं? आपके आगत वर्ण कहलाते हैं, ठीक है। और इन वर्णों की संख्या या फिर ये वर्ण कौन कौन से हैं? क, ख, ग, ज और फ, ठीक है। बट यहां पर ध्यान रखना है ये वर्ण किसी दूसरी भाषा से क्या है?
मेनली कहा जाता है अरबी और फारसी भाषा। किससे? अरबी फारसी भाषा से ये वर्ण क्या लिए गए हैं? हिंदी भाषा में लिए गए हैं। तो इनकी पहचान अलग से करने के लिए इन प्रत्येक वर्णों के नीचे ये डॉट जैसा स्ट्रक्चर, जिसे हम क्या कहते हैं? इस डॉट को क्या कहते हैं? नुक्ता। नुक्ता लगा दिया जाता है। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है आगत वर्ण किसे कहते हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम चीजें वर्णमाला वाले चैप्टर से संबंधित यहाँ पर कवर हो चुकी हैं, है ना। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैक्सिमम चीजें यहाँ कवर कर ली गई हैं। कुछ चीजें अगर छूटती है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर, ठीक है, आप कमेंट कर सकते हो कि सर ये चीजें यहाँ पर मिसिंग रह गई हैं, तो कोई एक सेपरेट वीडियो बनाकर वहाँ पर कवर करवा दी जाएंगी। बट मैक्सिमम चीज़ें यहाँ पर कवर हो चुकी है। आपके एग्जाम से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट है वो सारी चीज़ें कवर करने की यहाँ पर कोशिश की गई है। ठीक है, बाकी ये व्याकरण की सीरीज, हिंदी व्याकरण की सीरीज ऐसे ही कंटिन्यू चलती रहेगी और कोशिश करी जाएगी कि सारे के सारे लेक्चर्स यहाँ पर आपको अवेलेबल करवा दिए जाएं, जहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, साथ ही साथ इसी बीच में मान लीजिए अगर कुछ चैप्टर्स हो जाते हैं, ठीक है, तो फॉर एग्जांपल वर्णमाला का चैप्टर हुआ है, संधि अगर हम देख लेते हैं, तो 2-3 चैप्टर का एक कंबाइंड क्वेश्चन बैंक रेडी करके ऑनलाइन डिस्कस कर दिया जाएगा, जिससे आपको रिविजन करने में थोड़ा आसानी होगी। ठीक है, बाकी नेक्स्ट लेक्चर जल्दी मिलते हैं आपको। नेक्स्ट लेक्चर लेके आएंगे। संधि का वर्णमाला कंप्लीट हो गया है, तो इसके बाद बेटर ये रहेगा कि संधि का जो चैप्टर है वो हम यहाँ पर कंप्लीट करवाएं। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।